हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी के इस नए लेक्चर पे जिसमें हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ सम ऑफ सब स्पेसेस, उप समष्टियों के योग की सीमा। ये हमारा यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 11 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज हम देखेंगे इस आज का थ्योरम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो इसमें उप समष्टियों के योग की विमा, डायमेंशन ऑफ सम ऑफ सब स्पेसेस, ये जो थ्योरम है वो है हमारे पास कोई दो वेक्टर सब स्पेस होंगे जो कि एक परिमित द्विमीय सदिश समष्टि के सब स्पेस हैं, एफडीवीएस के सब स्पेस हैं। ठीक है, तब जो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 होगा वो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है, और हमें ये भी प्रूफ करना है कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। तो देखिए, यहाँ एक नया साइन मिल रहा है हम लोग को जिसको डायरेक्ट सम कहते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सम। अब डायरेक्ट सम का मतलब क्या होता है इसमें कि अगर W1 सम W2 अगर यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि V जो है W1 W2 के इक्वल होगा, और W1 इंटरसेक्शन W2 जो होगा वो सिंगलटन जीरो के इक्वल होगा। तो आपको अगर ऐसा कुछ मिलता है तो ये दोनों कंडीशन आते हैं हमारे पास में। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए जब हम इसको थ्योरम को प्रूव करेंगे उसके लिए हमारे पास एक प्रमेय यूज करेंगे। ठीक है, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक प्रमेय का यूज करेंगे। उस प्रमेय को चलिए देखते हैं। देखिए, विस्तार प्रमेय। विस्तार प्रमेय कहता है कि किसी परिमितता जनित सदिश समष्टि एफडीवीएस का प्रत्येक रैखिकता स्वतंत्र समुच्चय V का एक आधार एक अंश होता है। ठीक है, इसका मेन जो है लिखा हुआ यहाँ पे देखो, यदि VF एक परिमित द्विमीय सदिश समष्टि है, ठीक है, एक FDVS है, तथा S जो है अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा m है, जिसमें ये सब एलिमेंट है, ये सब वेक्टर्स, जो कि V के सदिशों का कोई रैखिकता स्वतंत्र समुच्चय है। ठीक है, LI सेट है, लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तब या तो S V का एक आधार होता है, या हम सदिशों के समुच्चय बीटा 2 बीटा 1 बीटा 2 प्लस 1 बीटा n माइनस m इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि n सदिशों का विस्तृत समुच्चय अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा m बीटा 1 बीटा 2 प्लस 1 बीटा n माइनस m एक आधार बन जाता है। हम एक जो यहाँ पे समुच्चय लिए हैं उसको मिलाने के बाद में ये जो हमारा समुच्चय था, इन दोनों को मिलाने पर क्या बन जाता है, एक आधार बन जाता है। ठीक है, तो इसी ये हमारा हो गया विस्तार प्रमेय। इसको इसको हम यूज करेंगे अभी। चलिए देखते हैं। अब आगे देखिए, पूरक उप समष्टियां, कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस। इसके लिए मान लो VF एक सदिश समष्टि है तथा W1 W2 सदिश समष्टि V की दो उप समष्टियां हैं। तब W2 V में W1 की पूरक उप समष्टि कहलाती है, कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस कहलाती है, या फिर W1 को W2 का कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस बोलेंगे यदि V जो है W1 और W2 का सरल योग है, डायरेक्ट सम है तब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, थ्योरम हमारा इसको हम प्रूव करेंगे, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लीजिए। सबसे पहले मान लेते कि समुच्चय S जो है जिसमें गामा 1 गामा 2 अप टू 1 गामा के एलिमेंट हैं। ठीक है, हमने इसको सपोज किया। अब इसके बाद में W1 W2 एक आधार है। ठीक है, W1 इंटरसेक्शन W2 एक आधार है, अतएव डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन डायमेंशन ऑफ W2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ये आधार क्यों है, क्योंकि W1 और W2 क्या है, W क्या है, FDVS की उप समष्टियां हैं। ठीक है, उप समष्टियां हैं, तो हम इसको आधार यहाँ पे मान सकते हैं। हम मान रहे हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, एक आधार है, अतएव इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, हमने सपोज कर लिया K। तब S जो है W1 का सबसेट है और S जो है W2 का भी सबसेट है, क्योंकि यहाँ पे S जो है W1 इंटरसेक्शन W2 का सबसेट है, तो S W1 का भी सबसेट होगा और W2 का भी सबसेट होगा। चूंकि S रैखिकता स्वतंत्र Li है। ठीक है, S जो है Li है, S क्या है, Li है, एक मिनट, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तब S जो है W1 का सबसेट तथा S जो है W1 का सबसेट है। फलतः विस्तार प्रमेय का हम यहाँ पे यूज करते हैं, और
एस को विस्तृत एक्सटेंड करके W1 का आधार बनाया जा सकता है। एस को W1 का आधार बनाया जा सकता है। तो मान लेते हैं एस में क्या एलिमेंट था, गामा 1 गामा 1 गामा के तक था, और उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, W1 के एलिमेंट को ऐड कर दिया, जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा एल है। हमने इसको सपोज कर लिया S1 जो कि W1 का आधार है। तो डायमेंशन ऑफ W1 क्या हो जाएगा, K प्लस एल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि S1 में कितने एलिमेंट थे, K एलिमेंट थे, और अब जो S में कितने एलिमेंट थे, K एलिमेंट थे, लेकिन अब S1 में कितने एलिमेंट है, K और L, दोनों को मिलाने देने के बाद में जो हमारे पास आएगा उतने एलिमेंट है। तो डायमेंशन ऑफ W1 क्या हो जाएगा, K प्लस एल हो जाएगा। S2 में हमने ऐड कर दिया बीटा 1 बीटा 2 प्लस 1 बीटा m तक, तो डायमेंशन ऑफ W2 क्या हो गया, K प्लस m हो गया। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, K प्लस एल और K प्लस m, और जो उसका इंटरसेक्शन है उसको भी। अब W1 इंटरसेक्शन W2 में क्या मिला हम लोग को, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 में K के इक्वल मिला। तो यहाँ पे हम रख दिए डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 की जगह पे। तो देखो यहाँ पे एक K, यहाँ पे 2 K कैंसिल हो जाएंगे, K माइनस K कैंसिल हो जाएगा, तो K बच जाएगा, यहाँ पे L बच जाएगा, और यहाँ पे M बच जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 किसके इक्वल आ गया, K प्लस L प्लस M आ गया। राइट हैंड साइड हमारे पास में आ गया K प्लस L प्लस M। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को लाना है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 को भी किसके इक्वल लाना है, K प्लस L प्लस M लाना है। तो वही हमें यहाँ पे बोला गया है। अतः प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें दर्शाना होगा कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 K प्लस L प्लस M के इक्वल होगा। अतः हम दर्शाएंगे कि अब तीनों को ऐड कर लेते हैं कि में, K को भी, L को भी और M वाले वेक्टर को भी। तो सभी को ऐड करने के बाद में डायमेंशन गामा 1 गामा 2 प्लस 1 गामा K हो गया, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा L हो गया, बीटा 1 बीटा 2 प्लस 1 बीटा M हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको आधार प्रूफ करेंगे, बेसिस प्रूफ करेंगे। अब बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, K प्लस L प्लस M एलिमेंट है, ये हम बोलेंगे। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि W1 प्लस W2 एक आधार है, तो हमें ये प्रूफ करना है। लेकिन पहले क्या पता था कि W1 और W2 क्या है, आधार है, ये पता था। लेकिन W1 प्लस W2 अभी आधार है, ये पता नहीं है, हमें इसको प्रूफ करना है अभी। तो प्रथमतः हम दर्शाएंगे कि S1 रैखिकता स्वतंत्र है। मान लो इसको यहाँ पे S3 ले सकते हैं, ये S3 हो जाएगा। इस S3 को सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो मान लेते हैं कि C1 गामा 1 C2 गामा 2 इस सबको ऐड करने के बाद में जीरो वेक्टर के बराबर मिलता है। तो यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट होंगे, जितने भी कांस्टेंट है, हमें सबको जीरो लाना है, क्योंकि लिनियरली इंडिपेंडेंट अगर लाना है तो हर एक एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, लिनियरली इंडिपेंडेंट लाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 BM बीटा 1 को छोड़ करके, ठीक है, इसको छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट को साइड कर दिए, राइट साइड ले गए। तो क्या हो गया, C1 गामा 1 C2 माइनस में C1 गामा 1 C2 गामा 2 अप टू सो ऑन C के गामा के प्लस A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन A1 AL अल्फा L, ये सभी आ गए हमारे पास में। अब इसके बाद में हम जानते हैं कि देखिए जो हमारे पास राइट साइड में वैल्यू आया है, ठीक है, ये वैल्यू आया है, वो किस में बिलोंग करता है, W1 में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने W1 का आधार है उसी को बोला गया था, तो ये W1 में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे W1 बिलोंग कर गया। यह W1 के आधार का एक घात संचय है, और ये जो वैल्यू है वो W2 में बिलोंग करता है। देख सकते हैं आप, बीटा 1 बीटा 2 जो है W2 में बिलोंग करता है। ठीक है, W2 का आधार है तो W2 में बिलोंग करता है। यह W2 के एक आधार के अंतर्विष्ट अवयवों का एक घात संचय है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, किधेगा, W1 में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये इसका एक घात संचय है। अब देखिए फलतः B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 अप टू सो BM बीटा M क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 में, क्योंकि W1 में भी B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 BM बीटा M बिलोंग कर रहा है, और W2 में भी B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 और BM बीटा M बिलोंग कर रहा है। दोनों जब बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के इंटरसेक्शन में भी B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 BM बीटा M भी बिलोंग करेगा। अब इसको आधार S के एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको हमने क्या लिख दिया, अब हमने एक S अलग से मान लिया जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है,
गामा वन गामा टू जो शुरुआत में हमने सपोज किया था यहाँ पे एस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गामा वन गामा टू है, तो उसके इक्वल आ जाएगा। तो देखो ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। अब ये जो वैल्यू है D1, यहाँ पे और कांस्टेंट लिया गया है, D1 गामा वन, D2 गामा टू प्लस वन, डी के गामा के, उसको राइट लेफ्ट साइड ले गए तो क्या हो जाएगा, B1 बीटा वन प्लस B2 बीटा टू प्लस वन, BM बीटा एम माइनस D1 गामा वन माइनस D2 गामा टू प्लस वन, डी के गामा के इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बीटा वन बीटा टू प्लस वन, बीटा एम, गामा वन गामा टू प्लस वन, गामा के, ये क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आधार ये बनाता है तो इसके जो एलिमेंट होंगे, वेक्टर होंगे, वो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। ठीक है, तो लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसके सारे एलिमेंट मल्टीपल जो होंगे वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, B1 का मल्टीपल 0 हो गया, B2 भी 0 हो गया, BM भी 0 हो गया। लेकिन अभी D को हमने डिफाइन नहीं किया है क्योंकि उसमें अभी हमें पता नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 क्या था हमारे पास में, एक मिनट देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। तो इक्वेशन नंबर 1 में आते हैं और इसमें देखते हैं जो वैल्यू है वो 0 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर भी गामा 1 से लेकर के गामा के तक और अल्फा 1 से लेकर के अल्फा एल तक क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कहां से, यहाँ से गामा 1 गामा 2 गामा के, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एल तक क्या हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसके जो मल्टीपल होंगे वो क्या हो जाएंगे, जितने भी कांस्टेंट होंगे वो सभी के सभी 0 हो जाएंगे। तो C1 भी 0, C2 भी 0 प्लस 1, C के तक 0, A1 0, A2 0 प्लस 1, AL भी 0, ये पूरे के पूरे 0 हो गए। अब इसके बाद में जब 0 हो जाते हैं यहाँ पे, तो सदिशों यहाँ पे जो लिखा है वो क्या हो जाएगा, S1 का लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि गामा 1 से गामा के तक भी क्या हो गया, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। अल्फा 1 से लेकर अल्फा एल तक का भी क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है जितने भी वेक्टर हैं। और बीटा 1 से लेकर बीटा एम तक के भी लिनियरली इंडिपेंडेंट है। जितने भी वेक्टर यहाँ पे दिख रहे हैं सभी लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा, एक लिनियरली W2 एक आधार बनाता है। ठीक है, लिनियर उसके जो एलिमेंट होंगे वो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बनाएंगे, मतलब कि जो उसके वेक्टर होंगे वो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। अब यहाँ पे अब हमें क्या प्रूव करना है कि LS1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ठीक है, LS1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ये हमें प्रूफ करना है। अगर ऐसा प्रूफ होता है तो क्या हो जाएगा, ये जो है W1 और W2 S1 को जनरेट करेगा, मतलब कि V को जनरेट करेगा। और जब V को जनरेट करेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, हम बोल सकते हैं जब दोनों चीजें सेटिस्फाई होती है या फिर LS1 इसके इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पे जो हमारा वेक्टर है, यहाँ पे जो वेक्टर लिखा हुआ है, ये जो वेक्टर लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, एक आधार बनाएगा। ठीक है, और W1 प्लस W2 एक आधार होगा, उसके पास एक आधार होगा। ठीक है, तो उसी को प्रूफ करने के लिए हमने सपोज कर लिया W1 प्लस W2 V एक उप समष्टि है। ठीक है, V का एक उप समष्टि है और S1 का प्रत्येक अवयव W1 प्लस W2 में अंतर्विष्ट है। फलतः LS1 क्या हो जाएगा, सबसेट होगा W1 प्लस W2 का, क्योंकि उसमें अंतर्विष्ट है। S1 के प्रत्येक अवयव W1 प्लस W2 में है, तो LS1 क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएगा W1 प्लस W2 का। तो हमने सबसेट का डेफिनेशन पढ़ा था कि X बिलोंग्स टू A implies that X belongs to B होता है, तो A इज सबसेट ऑफ B आता है। वैसे ही यहाँ पे S1 का हर एक एलिमेंट, यहाँ पे A का हर एक एलिमेंट B में भी है, तो A सबसेट है B का। वैसे ही S1 का प्रत्येक एलिमेंट W1 प्लस W2 में है, तो LS1 क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 का सबसेट होगा। ठीक है, इसके आगे पुनः मान लेते हैं कि अल्फा जो है W1 प्लस W2 का कोई अवयव है, तब अल्फा जो है W1 का कोई अवयव W2 का कोई अवयव इक्वल हो जाएगा। तो W1 के एक आधार का एक घात संचय और W2 के आधार का एक घात संचय, अगर दोनों के एक घात संचय है, दोनों को मिला देने पर क्या हो जाएगा, S के एक घात संचय हो जाएगा। मतलब अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है, LS1 में बिलोंग कर रहा है। अब फिर से वही बात आ गई कि अल्फा जो है किसका एलिमेंट था, W1 प्लस W2 का, मतलब अल्फा बिलोंग करता है W1 प्लस W2 में, और यहाँ पे इंप्लाई क्या कर रहा है, अल्फा बिलोंग कर रहा है LS1 में। तो क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 सब सेट होगा LS1 का। ठीक है, यहाँ पे सेट हो गया। तो इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 और इक्वेशन नंबर 3 से 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, LS1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2।
मतलब कि W1 प्लस W2 के पास एक आधार होगा, S1 ही उसका आधार होगा, W1 प्लस W2 का एक आधार होगा। परिणामतः इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, K प्लस L प्लस M, क्योंकि उसके बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं वही उसका डायमेंशन होता है। और S1 में कितने एलिमेंट हैं, देखिए यहाँ पे हम जो लिए हैं उसमें यहाँ तक K एलिमेंट हो गया, यहाँ तक L एलिमेंट हो गया, यहाँ पे M हो गया, K प्लस L प्लस M एलिमेंट्स हैं उसमें। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, K प्लस L प्लस M। अब इसके बाद में डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 के इक्वल हो जाएगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, क्योंकि यहाँ पर भी K प्लस L प्लस M आ जाए इसका डायमेंशन, और यहाँ पर भी इसका जो डायमेंशन है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 की वैल्यू भी K प्लस L प्लस M ही है, इसलिए दोनों से क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पे हम प्रूफ कर सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, यहां से ये प्रूफ होता है। अब यदि V जो है W1 प्लस W2 के इक्वल है, ठीक है, V जो है W1 प्लस W2 के इक्वल है, वही बोला गया आगे में। पहले तो हमें क्या प्रूफ करना था, पहले हमें ये प्रूफ करना था जो कि हो चुका है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर V जो है W1 प्लस W2 के इक्वल है तो डायमेंशन ऑफ V क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W2 प्लस डायमेंशन ऑफ W1। तो उसी को उसको हमें प्रूफ करना है। तो अगर V जो है डायमेंशन W1 प्लस W2 के इक्वल हो जाता है, और ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट सम कहलाता है। जब ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि V जो है W1 प्लस W2 के इक्वल होगा, मैंने आपको कंडीशन बताया था, और उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो सिंगलटन 0 के इक्वल हो जाएगा। आप शुरुआत में जाकर के देख सकते हैं, मैंने इसी लेक्चर में बताया आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक भी बेसिस नहीं बनाता है, कोई भी एलिमेंट बेसिस नहीं बनाता है, क्योंकि 0 वेक्टर है तो बेसिस होता ही नहीं है, क्योंकि वो Li नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिस नहीं है, एक भी बेसिस नहीं है, मतलब कि उसमें उसका जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 है वो 0 हो गया, तो क्या बचा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 प्रूफ करना था। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा है, आपको यही बस प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हमारे पास में आ चुका है। आप चाहो तो डायमेंशन W1 प्लस W2 को आप ले सकते हो V, तो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो शुरुआत से हमने क्या क्या किया उसको देख लीजिए। एक थ्योरम आपको लेना पड़ेगा इसमें से, इस थ्योरम को, विस्तार प्रमेय को, और उसका यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने लिया इसमें समुच्चय, मान लिया हमने S, जिसमें के एलिमेंट्स हैं और सारे के सारे वेक्टर हैं। अब W1 इंटरसेक्शन W2 एक आधार है, तब उसका जो इंटरसेक्शन होगा आधार है और उसमें इतने एलिमेंट हैं। ठीक है, उसके जो सेट होंगे उसमें कितने एलिमेंट हैं, उसके बेसिस में ये जो है इसका आधार हो गया, W1 इंटरसेक्शन W2 का आधार है, तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, K एलिमेंट हो जाएंगे, और जब K एलिमेंट है तो उसके डायमेंशन कितने हो जाएंगे, K हो जाएंगे। अब S सबसेट है W1 का, S जो है सबसेट है W2 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S जो है, तथा चूंकि S जो है लिनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये इसका आधार है, आधार लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और आधार जो है जनरेट करता है V को, तो Li है, तथा S जो है सबसेट है W1 का। तो विस्तार प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं, S को विस्तृत एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, S को एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड करके हम W1 का आधार बना सकते हैं। तो हमने S को हमने एक्सटेंड किया, जरूरत नहीं है यहाँ पे, S को हमने एक्सटेंड किया तो क्या हो गया, K तक था यहाँ पे, K तक था हमारे पास में एलिमेंट, उसको हमने L और ऐड कर दिया। ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 करके अल्फा L तक हमने ऐड कर दिया। अब ये भी W1 का आधार है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल टू K प्लस L हो जाएगा। ये कैसे हुआ, विस्तार प्रमेय से हम इसका विस्तार कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक और हमने सेट ले लिया, यहाँ पे इसको भी हमने W2 का आधार बना दिया, बेसिस बना दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद में डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल टू इतना मिल गया, डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल टू इतना मिल गया, और डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू क्या मिल गया है, K मिल गया है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया है, देखो। अब देखिए इसके बाद में हम राइट हैंड साइड को पहले निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड साइड के हमारे पास में
डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। इसकी वैल्यू है k प्लस एल, इसकी वैल्यू है k प्लस एम और इसकी वैल्यू है k और k कैंसिल हो गया, k प्लस एल प्लस एम आ गया। अब हमें प्रूफ करना होगा राइट हैंड साइड को, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास में डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 वो किसके इक्वल आना चाहिए, k प्लस एल प्लस एम के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे एक हमने S1 सपोज कर लिया जिसमें कितने एलिमेंट है, गामा 1 गामा 2 प्लस 1 गामा के, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा एल, बीटा 1 बीटा 2 प्लस 1 बीटा एम, कितने एलिमेंट है, मतलब k प्लस एल प्लस एम एलिमेंट है। अगर ये और ये क्या है, W1 प्लस W2 का आधार है, ये हमें प्रूफ करना है। अगर होगा तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 का डायमेंशन क्या हो जाएगा, k प्लस एल प्लस एम, क्योंकि इसमें जितने एलिमेंट होते हैं उसके बेसिस में, क्योंकि ये बेसिस है वही उसका डायमेंशन होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया सबको, क्या बना दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन के हिसाब से। इसको इक्वल टू 0 रखने के बाद में हमने निकाला कि जितने भी कांस्टेंट है सबकी वैल्यू क्या है, 0 है। सबकी वैल्यू 0 आ चुकी है, जब 0 आ जाएगी सबकी वैल्यू 0 मेथड से निकालने के बाद में अब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो है वैल्यू, ये जो बेसिस वेक्टर दिया गया है सेट ऑफ वेक्टर, वो v को जनरेट करता है करके। तो यहाँ पे अब उसके लिए या फिर LS1 किसके इक्वल हो जाना चाहिए, W1 प्लस W2 के इक्वल हो जाना चाहिए, फिर वहां पे क्या आ जाएगा, हम इसको जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे लिया कि W1 प्लस W2 v की उपसमष्टि है, तो S1 का प्रत्येक अवयव W1 प्लस W2 का W1 प्लस W2 में अंतर्विष्ट है, तो LS1 सबसेट हो जाएगा इसका। और वैसे ही इसमें भी है, तो W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा LS1 का। जब दोनों यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 से क्या हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन नंबर 2 हमें LS1 जो है W1 प्लस W2 के इक्वल मिल जाएगा। जब इक्वल मिल गया मतलब कि S1 जो है W1 प्लस W2 का एक आधार है, ये हम बोल सकते हैं। ये जो S1 है, ये जो S1 है वो W1 प्लस W2 का एक आधार है। अब देखिए परिणामतः डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू k प्लस एल प्लस एम। अब इक्वेशन नंबर इसको 4 दे दो या 5 दे दो, और ये जो हमारे पास में था शुरुआत में इक्वेशन नंबर 3 दे दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब हमें क्या प्रूव करना है, अगर ये हमारे पास में है v इज इक्वल टू W1 प्लस W2 और ये डायरेक्ट सम है, तो हमें क्या प्रूव करना है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 किसके इक्वल होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ होना चाहिए। तो हम जानते हैं जब ये कंडीशन आता है तो W1 प्लस W2 किसके इक्वल हो जाता है, v के इक्वल हो जाता है, और W1 प्लस W1 और W2 का इंटरसेक्शन सिंगलटन 0 के इक्वल हो जाता है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो v आ जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, दैट्स ऑल। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।